नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर पी के एम चौधरी। आज हम मनोविज्ञान का टॉपिक विकास और वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। विकास और टॉपिक जो कि सीटेट एग्ज़ाम, रीट एग्ज़ाम में यह टॉपिक आता है, विकास एवं वृद्धि, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, इसके बारे में पढ़ते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं जो मनोविज्ञान होता है वो इसका अर्थ क्या होता है और इसका जो साइकोलॉजी, इसका मीनिंग क्या। जो मनोविज्ञान होती है, मनोविज्ञान वह शास्त्र है जिसमें मन की जो वृत्तियों का अध्ययन होता है, अर्थात वह विज्ञान जिसके द्वारा यह जाना जाता है कि मनुष्य के मन में कौन सी वृत्ति कब, क्यों और किस प्रकार उत्पन्न होती है। यह मन के अध्ययन के बारे में बताता है मनोविज्ञान। मन विज्ञान, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ है आत्मा का विज्ञान। इसे मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ आत्मा का विज्ञान है। और साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो कि यूनानी या ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। जो साइकोलॉजी शब्द के ग्रीक भाषा के शब्द, इसमें साइकी अर्थात आत्मा, साइकी का अर्थ होता है आत्मा, लोगस अर्थात विज्ञान से मिलकर हुई है। इसमें देखते हैं जो अल्बर्ट के जो मतानुसार देखते हैं कि मनोविज्ञान का क्या अर्थ है। अल्बर्ट के जो मतानुसार मनोविज्ञान अनुभववाद पर आधारित एक तात्विक, मात्रात्मक तथा विश्लेषणात्मक विज्ञान है। उन्होंने मनोविज्ञान को तात्विक के स्थान पर भौतिक आधार प्रदान किया। किसने? अल्बर्ट ने। अब देखते हैं विल्हेम वुंट ने क्या बताया। विल्हेम वुंट ने बताया कि 1879 में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला जर्मन के लेपजिग विश्वविद्यालय के बीच इस विश्वविद्यालय का नामकरण प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्री और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता कार्ल मार्क्स के नाम पर कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में किया गया। और उसके बाद मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा पाने में समर्थ हो सका। मनोवैज्ञानिक 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से प्रारंभ हुआ माना जाता है। अब देखते हैं कि मनोविज्ञान को प्लेटो, अरस्तु, डेकार्तो ने तो आत्मा का ज्ञान बताया। आत्मा का ज्ञान किसने बताया? मनोवैज्ञानिक कौन कौन से थे? प्लेटो, अरस्तु और डेकार्तो ने तो आत्मा का ज्ञान बताया। जो पोम्पोनाजी के ने मन का ज्ञान बताया। विल्हेम वुंट ने चेतना का, वाटसन ने इसको व्यवहार का विज्ञान बताया। जो मनोविज्ञान है ना, जो वाटसन ने तो इसको व्यवहार का विज्ञान बताया मनोविज्ञान को। और प्लेटो, अरस्तु और डेकार्तो ने इन्होंने आत्मा का ज्ञान बताया। पोम्पोलोजी ने इन्हें मन का ज्ञान बताया। अब देखते हैं स्किनर ने मनोविज्ञान की क्या परिभाषा दी, उसके बारे में देखते हैं। स्किनर ने बताया कि मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। स्किनर ने कहा कि जो मनोविज्ञान है व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। अब देखते हैं विलियम जेम्स ने क्या बताया कि मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान। किसने बताया? विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान बताया। अब देखते हैं जो बोरिंग, लेगफील्ड और वेल्ड ने मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन बताया। जो बोरिंग, लेगफील्ड और जो वेल्ड दार्शनिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने मनोविज्ञान को मानव प्रकृति का अध्ययन बताया। अब देखते हैं वाटसन ने क्या बताया कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है। जो मनोविज्ञान होती है व्यवहार का निश्चित एवं शुद्ध विज्ञान है, यह वाटसन ने बताया। मैकडूगल ने बताया कि मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का एक यथार्थ विज्ञान है। मैकडूगल ने मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान। किसने बताया? मैकडूगल ने बताया। मन जो मनोवैज्ञानिक था, उसने बताया कि मनोविज्ञान अनुभव के आधार पर किए गए जो अंतिम अनुभवों एवं बाह्य व्यवहारों का सकारात्मक विज्ञान। मन ने बताया कि मनोविज्ञान अनुभव के आधार पर किए गए आंतरिक अनुभवों व बाह्य व्यवहारों का सकारात्मक विज्ञान है। अगला जो मनोवैज्ञानिक हैं क्रो एंड क्रो ने मनोविज्ञान के बारे में बताया कि मनोविज्ञान मानव के व्यवहार और जो मानव संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कहा? क्रो ने कहा कि जो मनोविज्ञान मानव के व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है।
वुडवर्ड कहता है, मनोविज्ञान की परिभाषा देता है कि मनोविज्ञान जो कि वातावरण के संदर्भ में व्यक्ति के क्रियाकलापों का वैज्ञानिक अध्ययन कहता है, वो वुडवर्ड कहता है। अब देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान देखते हैं, जिसमें एजुकेशन साइकोलॉजी इसके जो मनोवैज्ञानिक हैं शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में क्या बताते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टीफन जो एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं, जिसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान बालक के शैक्षिक वृद्धि और विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। कि स्टीफन ने कहा कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है बालक के शैक्षिक वृद्धि और विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है, यह स्टीफन कहता है। अगला जो मनोवैज्ञानिक है क्रो, इसने शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बताया कि व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन एवं तथा व्याख्या करना है। क्रो ने बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करना है। अगला जो शिक्षा मनोवैज्ञानिक कौन है देखते हैं पिल, जिसने कहा कि शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। जो शैक्षिक मनोविज्ञान है शिक्षा का विज्ञान, ये किसने कहा? पिल ने कहा। अगला शिक्षा मनोवैज्ञानिक है कोल सैनिक ने कहा कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग ही शिक्षा का मनोविज्ञान है। कोल सैनिक कहता है कि मनोवैज्ञानिक के जो सिद्धांत हैं उनके जो परिणाम हैं उनका जो प्रयोग किया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। अगला है जेम्स ड्रेवर शिक्षा मनोवैज्ञानिक, उसका कहना है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों तथा खोजों के प्रयोगों के साथ ही शिक्षा की समस्या के मनोविज्ञान अध्ययन से संबंधित है। अगला शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान में मनोविज्ञान के नियम सिद्धांतों का प्रयोग शैक्षिक वातावरण में बालक के व्यवहार में वृद्धि लाने के लिए किया जाता है। कि कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान है जो कि उसके जो शैक्षिक वातावरण जो बालक है उसके व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान को कला और विज्ञान दोनों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें कला और विज्ञान दोनों ही शिक्षा मनोविज्ञान की श्रेणी में रखा गया है। और इसकी प्रगति कैसी है? वैज्ञानिक इसकी प्रगति है, क्योंकि इसके अध्ययन में वस्तुनिष्ठता, इसके अध्ययन में जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसके अध्ययन में वस्तुनिष्ठता एवं प्रामाणिकता एवं सार्वभौमिकता वैज्ञानिक विधियों एवं भविष्यवाणी का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं जो शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ देखते हैं कौन कौन सी विधियाँ हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की जो मेथड ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी के मेथड हैं दो प्रकार से एक इसकी विधियाँ हैं। पहली विधि अवलोकन विधि, अवलोकन द्वारा की जो कौन कौन सी विधियाँ वो हम आगे पढ़ेंगे। दूसरी है विवरणात्मक विधियाँ होती हैं। जो अवलोकन विधियों में ऑब्जर्वेशन मेथड होता है और विवरणात्मक विधियाँ एक्सपोजिशन मेथड होता है। अब देखते हैं अवलोकन विधियाँ में कौन कौन सी विधियाँ शामिल हैं। पहली विधि है आत्मनिरीक्षण विधि जो कि एक अवलोकन विधि है। अगली विधि है अवलोकन तथा अंतर्दृष्टि विधि। अगली है प्रायोगिक विधि और अगली है क्षेत्र अध्ययन विधि। ये सभी अवलोकन विधियां हैं। अब देखते हैं जो विवरणात्मक विधियों में कौन कौन सी विधियां हैं। जो व्यक्तिगत केस इतिहास की विधि जो कि विवरणात्मक विधियों में शामिल है। सर्वेक्षण विधि जो कि विवरणात्मक विधियों में। आनुवांशिक या विकास विधि और प्रीरक्षण विधि, नैदानिक विधि, तुलनात्मक विधि, साक्षात्कार विधि, विशेषक या विभेदक विधि, मनोविश्लेषण विधि, मनोभौतिक विधि जो कि विवरणात्मक विधियां हैं और सांख्यिकी विधि। अब देखते हैं जो आत्मनिरीक्षण विधि है जो कि अवलोकन विधियों की विधि है। कौन सी आत्मनिरीक्षण विधि वो क्या होती है वो देखते हैं कि जो आत्मनिरीक्षण विधि में होता है क्या। इस विधि को जो विल्हेम वंट और इसके शिष्य कौन टिचर ने प्रतिपादित किया। जो आत्मनिरीक्षण विधि है इसका प्रतिपादक कौन है? विल्हेम वंट एवं इसके शिष्य कौन टिचर ने इसको प्रतिपादित किया। और जो वुडवर्ड ने इसे स्व अवलोकन या विषयनिष्ठ है। यह शैक्षिक मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विधि है। सबसे पुरानी विधि कौन सी? आत्मनिरीक्षण विधि। और अंतर निरीक्षण विधि में प्रयोजन तथा अध्ययनकर्ता एक ही व्यक्ति होता है। अब देखते हैं अवलोकन प्रेक्षण अंतर्दृष्टि विधि। इस विधि का प्रतिपादक कौन है? अवलोकन विधि का प्रतिपादक कौन है? वाटसन के व्यवहारवाद की स्थापना के समय हुआ था। जो अवलोकन विधि है वाटसन के जो व्यवहारवाद का सिद्धांत है उसमें इसका प्रतिपादन हुआ था जब मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बताया गया। इस विधि को वस्तुनिष्ठ विधि माना जाता है। जो अवलोकन विधि है इस विधि को कौन सी विधि? वस्तुनिष्ठ विधि माना जाता है। और इसकी जो अध्ययन विधि अंतर्निरीक्षण की अपेक्षा प्रेक्षण विधि है।
इसके द्वारा ही आंतरिक व बाह्य दोनों तरह के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। यह विधि उन क्षेत्रों में बहुत उपयोगी है जहाँ प्रयोग नहीं किए जा सकते। जो अवलोकन विधि है उन क्षेत्रों में उपयोगी होती है जहाँ पर प्रयोग नहीं किए जा सकते। और निरीक्षण विधि में दूसरों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। निरीक्षण विधि में दूसरों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। अवलोकन के दो बुनियादी प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक तो प्राकृतिक अवलोकन होता है, एक प्रतिभागी अवलोकन होता है। इसलिए इस पद्धति को प्राकृतिक अवलोकन या उद्देश्य अवलोकन विधि के रूप में भी जाना जाता है। अगली विधि देखते हैं, प्रायोगिक विधि कौन सी होती है, जो कि अवलोकन विधि में शामिल है। प्रायोगिक विधि, इस विधि को विल्हेम वुड ने प्रतिपादित किया। कब? 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में विल्हेम वुड ने प्रायोगिक विधि का प्रतिपादन किया और यह व्यवहार का अध्ययन करने की एक वैज्ञानिक विधि है। इस विधि में प्रयोगशालाओं में नियंत्रित परिस्थितियों में प्रयोग किए जा सकते हैं। यह सबसे सटीक, नियोजित, व्यवस्थित अवलोकन विधि है और प्रयोगात्मक विधि में आंतरिक वैधता, परीक्षण वैधता और वस्तुनिष्ठ वैधता पाई जाती है और इसमें बाह्य वैधता का अभाव पाया जाता है। और प्रयोगात्मक विधि एकमात्र ऐसी विधि है जिसमें चरों के बीज कारण परिणाम शब्द का परीक्षण किया जाता है। इसलिए दो चर अर्थात स्वतंत्र और आश्रित चर होते हैं। कुछ अन्य अवांछित चर भी होते हैं जो प्रयोगकर्ता नहीं चाहते हैं और उनका हस्तक्षेप प्रयोग के परिणाम को प्रभावित कर सकता है। सामान्यतः प्रयोगात्मक विधि में निम्नलिखित दो चरण को पालन करने पड़ते हैं। कौन कौन से देखते हैं? समस्या की पहचान और परिकल्पना का निरूपण। इसमें एक प्रयोग डिजाइन करना, प्रयोग द्वारा परिकल्पना का परीक्षण करना, परिणामों का विश्लेषण करना, परिणामों की व्याख्या एवं सत्यापन करना। अब हम व्यक्ति इतिहास विधि पढ़ते हैं। इस विधि को फ्रेडरिक ली प्ले ने प्रतिपादित किया था और इस पद्धति का उपयोग आमतौर पर विशेष शैक्षिक परिस्थितियों में किया जाता है। केस स्टडी किसी भी व्यक्ति, समय या घटना का गहन विश्लेषण है। जानकारी में संबंधित का पिछला इतिहास, पहले से लिया गया उपचार, किसी भी तरह का सुधार, वर्तमान स्थिति, संभावित कारण, संकेत और लक्षण आदि शामिल हैं। व्यक्तिगत साक्षात्कार, साइकोमेट्रिक परीक्षण, प्रत्यक्ष अवलोकन और अभिलेखीय रिकॉर्ड, महिला जो इसमें रिकॉर्ड सहित विभिन्न तकनीकों को नियोजित किया जाता है। यह जानकारी संबंधित व्यक्ति या उसके जो करीबी रिश्तेदारों और माता पिताओं, भाई बहन और दोस्तों, पड़ोसियों आदि से प्राप्त की जा सकती है। अब देखते हैं संरक्षण विधि, सर्वे मेथड देखते हैं। इसका उपयोग बड़ी संख्या में लोगों से जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया जाता है, सर्वेक्षण किया जाता है। आवश्यक जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली, चेकलिस्ट और रेटिंग स्केल इनविट का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं आनुवांशिक या विकास विधि क्या है। इस विधि को विकासात्मक विधि भी कहा जाता है और हमारे अधिकांश व्यवहार पहले के अनुभवों का परिणाम है। कुछ प्रकरणों में जब हमें किसी भी व्यवहार को समझने की आवश्यकता होती है तो हमें उनके विकास संबंधित पहलुओं को भी जानना होगा। उदाहरण के लिए वयस्कों के व्यवहार को समझने के लिए है उनके बचपन के विकास को जानना होता है। यह दो तरीकों से किया जा सकता है। पहला देखते हैं क्रॉस अनुभागीय अध्ययन। क्रॉस अनुभागीय अध्ययन इसमें होता क्या है? इसमें विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों का एक साथ अध्ययन किया जाता है। क्रॉस अनुभागीय अध्ययन में इसमें विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों का एक साथ अध्ययन किया जाता है। दूसरे में देखते हैं अनुध्रुवीय अध्ययन विधि। इसमें जीवन के विभिन्न चरणों में एक ही व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। इसमें वंशानुगत और पर्यावरणीय प्रभावों के दृष्टिकोण से व्यवहार को समझने के लिए अधिक उपयोगी विधि है। अब देखते हैं 7 नंबर विधि कौन सी है? परीक्षण विधि क्या है? परीक्षण विधि, टेस्टिंग मेथड देखते हैं। मनोविज्ञान द्वारा व्यवहार के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन के लिए विभिन्न परीक्षण विकसित किए गए हैं और अभिवृत्ति, रुचि, क्षमता, बुद्धिमत्ता, समायोजन, व्यक्तित्व और ऐसे अवयव कारकों जो व्यवहार को प्रभावित करते हैं उनका जो उपयुक्त परीक्षण करके अध्ययन किया जाता है। अब देखते हैं अगली विधि नैदानिक विधि देखते हैं। इस क्षेत्र का आरंभ पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के जो लाइटनर विटमर ने 1896 द्वारा प्रथम मनोवैज्ञानिक चिकित्सालय की स्थापना के साथ माना जाता है। और जो नैदानिक मनोवैज्ञानिक जो मानसिक जो बीमारी, असामान्य व्यवहार और
मनोरोग समस्याओं के मूल्यांकन और उपचार से संबंधित मनोविज्ञान की शाखा है। इस पद्धति का मुख्य उद्देश्य है कि व्यक्ति या समूह के प्रकरणों का अध्ययन करना ताकि उनकी विशिष्ट समस्याओं का पता लगाया जा सके और उनके समाज में पुनर्वास करने के लिए जो चिकित्सीय उपायों का सुझाव दिया जा सके। अब देखते हैं तुलनात्मक विधि क्या है। इसे मनुष्य एवं जानवरों के व्यवहार के अध्ययन के लिए तुलनात्मक विधि के अनुप्रयोग के रूप में किया जाता है। इस प्रकार आत्मनिरीक्षण विधि, अवलोकन, प्रयोग, मनोवैज्ञानिक जांच की मुख्य विधियां हैं। आत्मनिरीक्षण व्यक्तिपरक विधि है और अवलोकन और प्रयोग वस्तुनिष्ठ विधियां हैं। और प्रायोगिक मनोविज्ञान को न्यू साइकोलॉजी कहा जाता है। प्रायोगिक मनोविज्ञान है, इसे न्यू साइकोलॉजी कहा जाता है। अब देखते हैं जो शैक्षिक मनोविज्ञान का योगदान देखते हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान का क्या योगदान है। सबसे पहले देखते हैं केली व अन्य विद्वानों ने शिक्षा मनोविज्ञान के योगदान में निम्नानुसार बताया है कि बालक के स्वभाव का ज्ञान प्रदान करने हेतु। 2 नंबर देखते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने के लिए। 3 नंबर देखते हैं विकासात्मक विशेषताओं को समझने के लिए। असाधारण बच्चों की शिक्षा के लिए मार्गदर्शन में बालकों को अपने वातावरण में से सामंजस्य स्थापन में। 6 नंबर देखते हैं पाठ्यचर्या निर्माण और शैक्षिक महत्व के अध्ययन हेतु। संवेगों के नियंत्रण और मानसिक स्वास्थ्य के ज्ञान में। शिक्षा के स्वरूप, उद्देश्य और प्रयोजनों से परिचय हेतु। व्यक्तित्व निर्माण की विधियां और सिद्धांतों से अवगत कराने। शिक्षण विधिगम के सिद्धांतों और प्रभावी विधियों को समझने में। शिक्षार्थी का मूल्यांकन करने विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले में विषयों के छात्रों की विशेषताओं को जांचने में। 12 नंबर देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों की जानकारी के लिए प्रयोग की जाने वाली वैज्ञानिक विधियों का ज्ञान प्रदान करने में। अब देखते हैं बाल विकास एवं वृद्धि, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। इसमें देखते हैं कि सामान्य बोलचाल की भाषा में वृद्धि और विकास शब्द का प्रयोग एक ही अभिप्राय के लिए किया जाता है, जबकि वास्तव में ये दोनों शब्द अपना अलग अलग अर्थ एवं महत्व रखते हैं। सामान्य रूप से अभिवृद्धि शब्द पर प्रयोग शरीर के उन अंगों के भार आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है, जबकि विकास में मानसिक वृद्धि, इसमें शारीरिक वृद्धि, संवेगात्मक परिपक्वता, बौद्धिक परिपक्वता का अध्ययन किया जाता है। इसमें देखते हैं वृद्धि का अर्थ और परिभाषा देखें तो वृद्धि का अर्थ होता है कि बढ़ना या फैलना। शरीर का जैसे बढ़ना, हमारे जैसे कि हमारी लंबाई बढ़ रही है, हमारी चौड़ाई फैल रही है, अतः प्राणी के आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना या फैलना वृद्धि कहलाता है। वृद्धि या विवृद्धि शारीरिक रचना और शारीरिक परिवर्तनों की ओर संकेत करती है। यह एक जैविक प्रक्रिया है जो कि सभी जीवों में पाई जाती है और स्वतः होती रहती है। किसी भी प्राणी में विकास पहले और वृद्धि बाद में होती है। किसी कोई भी प्राणी है उसमें विकास तो पहले होगा और वृद्धि बाद में होती है। वृद्धि गर्भावस्था के लगभग 2 सप्ताह बाद प्रारंभ हो जाती है और 20 वर्ष की आयु के आसपास समाप्त हो जाती है। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन केवल शारीरिक व रचनात्मक ही होते हैं, जो कि केवल जो परिपक्वावस्था तक ही सीमित होते हैं। सोरसेन उसने कहा कि अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः शरीर और उसके अंगों की बाहर आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इसे वृद्धि को नापा या तोला जा सकता है।